हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जीएस बाय शिवम वर्मा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो अपनी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका नेक्स्ट पार्ट आपके सामने, तो पढ़िए और जवाब दीजिए। और हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे तब, वरना अभी बिल्कुल शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मिक अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है फार्मिक अम्ल का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका ए नंबर होगा लाल चींटियाँ, बी बिच्छू का डंक, सी फलों का रस, डी ए व बी दोनों। तो आप लोग सोचिए और इसका जवाब क्या आ जाएगा। आप लोग पता है मैं कहाँ सोच रहा हूँ कि आप लोग कहाँ जा रहे होंगे। आप लोग लाल चींटियाँ पे जा रहे होंगे क्योंकि लाल चींटियाँ में जो क्या होता है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल वही होता है जो ये लोग चींटियाँ होती हैं वो अपना फार्मिक अम्ल छोड़ती जाती हैं और एक के पीछे एक चींटी जो है उसकी गंध से, उसकी गंधक से वो क्या होती हैं, लगी जाती हैं। तो वही होता है फार्मिक अम्ल। तो लाल चींटियों में तो पाया ही जाता है और बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है ये। फलों के रस में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और ए व बी दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए व बी दोनों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल, बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल, फलों के रस में एसिटिक अम्ल और ए व बी दोनों। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 41 की तरफ, देखते हैं 41 क्या कह रहा है। चलिए क्या कह रहा है 42 क्या कह रहा है, मधुमेह रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। मधुमेह रोग जानते हैं आप लोग। तो मधुमेह रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो ए नंबर क्या कह रहा है, अग्नाशय, बी आंत, सी मसूड़ा, डी गला। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, अग्नाशय इज करेक्ट। मसूड़ा किससे प्रभावित होता है, तो मसूड़ा हो जाता है स्कर्वी रोग। और क्या, और मसूड़ा किससे होता है, और पायरिया, किससे, पायरिया। थोड़ा मैं पास करता हूँ क्वेश्चन को आप लोगों को, जैसे कोई डाउट ना रहे। ये देखिए पास कर लिया मैंने। और मसूड़ा क्या होता है, इससे पायरिया से भी ये क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अगर किसी को पायरिया हो गया तो उसके मसूड़े ख़राब हो जाएंगे, और स्कर्वी रोग से। ठीक है, तो मसूड़ा, पायरिया और स्कर्वी से। अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आंत जो है वो आंत किससे ख़राब होती है, तो आंत हो जाएगी हैजा और टाइफाइड। और क्या हो जाएगा, पेचिस। हैजा HTP, इसका याद रखिए आप लोग, HTP मतलब हैजा टाइफाइड और पेचिस। गला किससे खराब होता है, तो गला हो जाता है घेंघा रोग। अगर किसी को घेंघा रोग हो गया है तो उससे क्या हो जाएगा, उसका गला खराब हो जाएगा। चलिए 43 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा 42। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। 43 कह रहा है द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, क्या कह रहा है, द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है। महात्मा गांधी, खुशवंत सिंह, इंदिरा गांधी व नेल्सन मंडेला। तो महात्मा गांधी की पुस्तक का क्या नाम है, मैं प्रमुख पुस्तक बताऊंगा। वैसे तो महात्मा गांधी की बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन उनकी एक पुस्तक, उसका क्या नाम है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ हो जाएगा महात्मा गांधी की पुस्तक। खुशवंत सिंह की कौन पुस्तक हो जाएगी, तो खुशवंत सिंह की पुस्तक हो जाएगी ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या हो जाएगी, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी हो जाएगी, खुशवंत सिंह की हो जाएगी। इंदिरा गांधी की कौन सी हो जाएगी, तो इंटरनल इंडिया किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी इंदिरा गांधी जी की। और नेल्सन मंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेल्सन मंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी, द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन से हो जाएंगे, तो इसका नेल्सन मंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। और आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं 44 क्या कह रहा है। देखिए 44 कह रहा है सलाल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। सलाल परियोजना किस नदी पर बनी है, तो महानदी, कृष्णा नदी, चिनाब नदी और ताप्ती नदी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट, चिनाब नदी। चिनाब नदी है कहाँ पर, तो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में बहती है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है,
और बहते हुए पाकिस्तान में जाती है। तो इसी नदी पर बना हुआ है कौन सी, सलाल परियोजना। और एक इसी नदी पर परियोजना है, उसका क्या नाम है, दुलहस्ती परियोजना। कौन सी है, दुलहस्ती परियोजना, इसी नदी पर बनी हुई। किस नदी पर, चिनाब नदी पर। कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है, तो इस पे हो जाएगी नागार्जुन सागर परियोजना। कौन सी, नागार्जुन सागर परियोजना। ताप्ती नदी पर हो जाएगी काकरापारा। काकरापारा, काकरापारा का निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था कब, तो देखिए इसका निर्माण कब हुआ था, तो आप लोग बताने की कोशिश किया करिए। तो इसका निर्माण हुआ था 1984 में। कब, 1984 में इसका निर्माण हुआ था। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कब हुआ था, इसका 1955 से लेके 1955 में शुरू हुआ था तथा 1967 में बनकर तैयार हो गई। कब, 1955 से लेके 1967 तक। महानदी पर कौन सा बांध है, तो इस पे कौन सा है, इस पे है महानदी पे, ये तो सभी को पता होगा, क्या है इसमें, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है इसी पे। और इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 1975। कब, 1975 में हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ था। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार बताते हैं, महानदी पर कौन सा बांध है, तो इसमें हीराकुंडा बांध है जिसका निर्माण हुआ था 1975 में। चिनाब नदी कश्मीर में है, जिस पर कौन सी परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना और सलाल परियोजना। इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध, जिसका निर्माण 1955 से लेकर 1967 में हुआ था। ताप्ती नदी पर कौन सा, काकरापारा, जिसका निर्माण हुआ था 1984 में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं और क्या कह रहा है। देखिए, सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है, एक जल विद्युत परियोजना है। यह क्या है, एक जल विद्युत परियोजना है तथा 1972 में क्या हो गई, बनकर तैयार हो गई, जो चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी में एक और परियोजना है जिसका नाम क्या है, दुलहस्ती परियोजना। अभी मैं बता चुका हूँ बिल्कुल, क्या है, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना। ये किस नदी पर है, तो ये है चिनाब नदी पर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के। तो देखिए क्या कह रहा है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। क्या कह रहा है, प्रश्न 45 है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताइएगा, 4 सेकंड है आपके पास। तो इसका ए नंबर क्या कह रहा है, 1191, बी 1192, सी 1576 और डी इनमें से कोई नहीं। तो 1191 में तराइन का फर्स्ट हो जाएगा, तराइन का फर्स्ट वार हो जाएगा 1191। सेकंड वाला हो जाएगा 1192 और 1576 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब, 1576 में हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तराइन के जो दोनों युद्ध थे वो किससे संबंधित हैं, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान से। किससे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान से। तराइन के प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था तथा, लेकिन 1192 में कौन जीता, मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, तराइन से संबंधित दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़े गए, जिनमें तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई तथा द्वितीय युद्ध में किसी पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और 1576 का जो युद्ध है वो किससे संबंधित है, वो हल्दी घाटी से संबंधित है, जिसमें महाराणा प्रताप क्या रहा, विजयी रहा। जिसमें महाराणा प्रताप विजयी रहा था। और इसने किसको हराया था, तो इसने हराया था अकबर की सेना को। जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उसका नेतृत्व कर रहा था मान सिंह। उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उसका नेतृत्व कर रहा था मान सिंह। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो हाँ, यस, कलर चेंज हो गया आगे। तो चलिए देखते हैं 46 क्या कह रहा है। 46 कह रहा है, भारतीय संविधान में क्या है जो अमेरिकी संविधान से नहीं लिया गया है। ठीक है, नहीं लिया गया है पूछ रहा है फ्रेंड, नहीं लिया गया है पूछ रहा है। अगर लिया गया होगा तो बात करते हैं, अगर नहीं लिया गया तो बात करते हैं। ये नंबर क्या कह रहा है, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं आयरलैंड से।
कहाँ से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं आयरलैंड से। जबकि न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार व राष्ट्रपति महाभियोग तीनों कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तीनों किससे लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। कौन कौन से? न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग। चलिए 47 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 47 क्या कह रहा है। और आप लोग जवाब देने की कोशिश किया करिए। अगर आपको यहाँ जवाब नहीं आता है तो आप लोग क्या करिए, सारे जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश किया करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए 47 क्या कह रहा है, बंगाल में द्वैध शासन का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? अंत पूछ रहा है फ्रेंड, तो किस गवर्नर जनरल ने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस व लॉर्ड डलहौजी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन का क्या कर दिया गया था? अंत कर दिया था। वो अंत कब किया था इसने? तो इसने अंत किया था 1772 में। कब? 1772 में इसने क्या कर दिया? अंत कर दिया 1772 में। 1773 में क्या आया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। देखिए लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था? इसने सहायक संधि शुरू की थी। सहायक संधि किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि कब? 1978 में इसने सहायक संधि शुरू की। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? तो ये था 1793 में इसने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। स्थायी बंदोबस्त शुरू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, और ये कब शुरू किया था? तो 1793 में। 1793 में इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। चलिए देखते हैं। और लॉर्ड डलहौजी कौन था? तो ये लॉर्ड डलहौजी था, इसने राज्य हड़प नीति शुरू की थी। क्या? राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति इसने शुरू की थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फिर से देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? बंगाल में द्वैध शासन का अंत कर दिया था। कब अंत कर दिया था? 1772 में अंत किया। लॉर्ड वेलेजली कौन था? लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था? स्थायी बंदोबस्त। क्या किया था? स्थायी बंद नहीं, सहायक संधि। सहायक संधि इसने क्या की थी? सहायक संधि लागू की थी। कब लागू की थी? तो 1978 में। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? तो ये स्थायी बंदोबस्त, इसने स्थायी बंदोबस्त की प्रक्रिया चालू की थी। कब? तो 1793 में। चलिए देखते हैं 48। क्या कह रहे हैं? कर्णवती शहर का पुराना नाम क्या है? कर्णवती शहर क्या कह रहे हैं? कर्णावती किस शहर का पुराना नाम है? कर्णावती किस शहर का पुराना नाम है? तो ए नंबर कानपुर देहात, बी अहमदाबाद, सी फैजाबाद और डी क्या हो जाएगा? लखनऊ। तो 4 सेकंड है आपके पास और 4 सेकंड में आप लोग क्या कर दिए, इसको सॉल्व करिए। तो देखिए तब तक मैं ऑप्शन को डिस्कस करता हूँ। तो कानपुर देहात का पुराना नाम क्या हो जाएगा? तो इसका पुराना नाम हो जाएगा ब्रह्मवर्थ। क्या हो जाएगा? इसका पुराना नाम हो जाएगा ब्रह्मवर्थ। पुराना नाम क्या है? ब्रह्मवर्थ। अहमदाबाद का पुराना नाम क्या हो जाएगा? तो यही इसका पुराना नाम क्या है? कर्णावती। इसका पुराना नाम क्या है? कर्णावती। फैजाबाद का पुराना नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा, पुराना जो है वो हो जाएगा साकेत। इसका पुराना नाम क्या है? साकेत इसका पुराना नाम है। जबकि लखनऊ का क्या है? लखनौती। इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम हो जाएगा लखनौती। चलिए देखते हैं 49 आपसे क्या कह रहा है और 49 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, इसको मैं थोड़ा पास करने की कोशिश करता हूँ। ये रहा आपके सामने 49 क्वेश्चन। अमेरिका को कनाडा से कौन सी सीमा रेखा अलग करती है? क्या कह रहे हैं? अमेरिका को कनाडा से कौन सी सीमा अलग करती है? मेडिसन रेखा, डूरंड रेखा, एडिनबर्ग रेखा। ठीक है, कौन सा कह रहा है? एडिनबर्ग रेखा और इनमें से कोई नहीं। तो ये एडिनबर्ग नहीं है फ्रेंड, इसमें क्या है? हिडनबर्ग है। हिडनबर्ग रेखा है। हिडनबर्ग रेखा है। मेडिसन रेखा को और क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं 49 डिग्री। ठीक है, 49 डिग्री पैरेलल रेखा। तो यही क्या है? इसी को मेडिसन रेखा बोलते हैं। और यही रेखा जो है वो किसको अलग करती है? उत्तरी अमेरिका में 2 देशों को अलग करती है। वो कौन से देश हो जाएंगे? कनाडा और अमेरिका। कनाडा और यूएसए, जिसको अलग करती है मेडिसन रेखा। और इसको क्या बोलते हैं? 49 डिग्री पैरेलल। डूरंड रेखा क्या हो जाएगा? तो डूरंड रेखा आप लोगों को सभी पता है। तो ये क्या हो जाएगा? पाक
और अफगानिस्तान। पाक और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो डूरंडर रेखा हो जाएगी। हिडनबर्ग रेखा कौन सी हो जाएगी? तो ये किससे अलग करती है? जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है। जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है कौन सी रेखा? हो जाएगी हिडनबर्ग रेखा। हिडनबर्ग रेखा हो जाएगी। तो देखिए फिर से एक बार, अमेरिका को कनाडा से कौन सी रेखा अलग करती है? मेडिसन रेखा। डूरंडर रेखा किसको अलग करती है? पाक को अफगानिस्तान से। हिडनबर्ग रेखा किसको? जर्मनी को पोलैंड से। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अरे हाँ सॉरी, इसमें थोड़ा मैप के जरिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। चलिए देखिए, ये देखिए लिखा है, ये क्या है? ये है, ये नीचे का पार्ट जो है वो क्या है? यूएसए है। ये है यूएसए। और ये क्या है? कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी? इसकी राजधानी हो जाएगी ओटावा, इसकी राजधानी हो जाएगी। और अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी हो जाएगी यूएसए की। और यही जो रेखा दिया गया है इसी का नाम क्या है? मेडिसन रेखा बोलते हैं। मेडिसन रेखा बोलते हैं, या फिर इसको 49 डिग्री पैरेलल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 49 डिग्री पैरेलल भी बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर ग्रेट लेक ये दिया गया है। यहाँ पर पांच पांच जो झीलें हैं वो मैं पिछले मैप में बता चुका था। तो ये 5 झीलें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। और ये क्वेश्चन आप आज का लास्ट क्वेश्चन है। होम्योपैथिक का जन्म कहाँ हुआ था? तो होम्योपैथिक का जन्म हुआ था जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका और भारत। तो ये होम्योपैथी कोई आदमी नहीं है, ये होम्योपैथी क्या है? ये एक दवा है। और इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था जर्मनी में। चलिए देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। किसने किया था? तो इसको किया था क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन। हनीमैन हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा फ्रेंड हनीमैन। क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन। जन्म इनका कब हुआ था? 1755 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 1843 में इनकी हो गई। इनको क्या कहा जाता है? इनको होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के ये जन्मदाता थे। ये कौन थे? होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता थे। तथा ये किस देश के निवासी थे? ये यूरोप के जर्मनी देश के निवासी थे। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग क्या करें, जो नीचे लिखा हुआ है ये सब्सक्राइब का बटन होता है, इस पर आप लोग क्या कर लीजिए, इस पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से हो जाएगा सब्सक्राइब। और इसके बगल में बनी होगी घंटी, तो उसको आप लोग प्रेस करके उसमें ऑल में नोटिफिकेशन रख दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। तो आई होप आप लोग ऐसा करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट किसी और दिन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय।